हेलो एंड वेलकम टू ऑल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, तो इसीलिए जो है अब हम टीजीटी और पीजीटी पर ही जो है अपनी तैयारी शुरू करेंगे और उसी पर जो है मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो इसी क्रम में जो इसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा विलियम शेक्सपियर जो कि ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे, पोइट थे। उनके बारे में जो है आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर के बारे में जो है विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, उनका लिटरेरी करियर क्या रहा है, उन्होंने कितने प्लेस लिखे हैं, कितने उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं, उनके ऊपर जो है क्रिटिकल कमेंट्स किस किसने किए हैं, उन्होंने जो है उनके ऊपर जो कितनी बुक्स लिखी गई है, उनकी प्लेस की सेटिंग क्या रही है, उनके प्लेस की कैरेक्टर क्या रहे हैं, और भी जो अदर फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में, वो सब हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज़ आप सब लोगों के लिए कि मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और इन सब का श्रेय जो है वो आप सब लोगों को ही जाता है। तो इसी तरह जो है अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर जो थे उन्हें नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड उनको बोला जाता है। बार्ड ऑफ एवन भी उनको कहा जाता है और द बार्ड भी उनको कहा जाता है। अगर बार्ड ऑफ एवन पूछा जाए कि कौन थे तो डेट वाज विलियम शेक्सपियर। नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड भी विलियम शेक्सपियर थे। विलियम शेक्सपियर जो है एक बहुत ही ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे, पोइट थे। एक्चुअली जो विलियम शेक्सपियर थे उनके वर्क्स ने या फिर मतलब जो इंग्लिश लिटरेचर है वो ऑलमोस्ट हाफ जो इंग्लिश लिटरेचर है वो विलियम शेक्सपियर जी ने कवर किया हुआ है। विलियम शेक्सपियर के बारे में हम जितना पढ़ते हैं उतना ही हम ऐसा लगता है कि हमने उतना ही छोड़ दिया है, उतना ही हमारा रह गया है। हालांकि मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो पर जो है छोटी से छोटी चीज़ भी कवर करूँ, छोटे से छोटा पॉइंट भी कवर करूँ, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं। एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट और पोइट वो रहे हैं। उन्होंने जो है टोटल 37 प्लेस लिखे हैं और 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं। इनके अलावा उन्होंने कुछ पोएम्स भी लिखी हुई है, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनका बर्थ। तो इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल 1564 में एट स्टार्टफोर्ड ऑन एवन। एक्चुअली जो स्टार्टफोर्ड ऑन एवन है इसमें भी काफ़ी मतलब डाउट है। कहीं पर ये स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन लिखा हुआ था और कहीं पर ऑन एवन लिखा हुआ हो। इन वॉर्कविकशायर में जो स्टार्टफोर्ड ऑन एवन है वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 में। मोस्टली जो है स्टार्टफोर्ड ऑन एवन ही मिलता है। ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल को उनका बैप्टिज्म हुआ था। ही वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स। वो जो थे उनके पेरेंट्स के 8 बच्चे थे और 8 बच्चों में जो विलियम शेक्सपियर थे वो उनके 3rd नंबर के चिल्ड्रन थे, 3rd नंबर के जो है उनके वो सन थे। अगर इनके फादर की बात करें तो इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर और मदर का नाम था मैरी आर्डन। हमारे टीजीटी में जो 4 पोइट हैं उन सबके फादर का नाम जो है वो जॉन ही रहा है। जॉन मिल्टन, जॉन गैल्सवर्दी, जॉन वर्ड्सवर्थ और जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर यानी कि जो विलियम शेक्सपियर के फादर थे वो एक बिजनेस मैन रहे हैं। उनके जो फादर थे वो 1601 में उनकी डेथ हो गई थी और जो उनकी मदर थी उनकी डेथ हो गई थी 1608 में। एजुकेशन की बात अगर हम विलियम शेक्सपियर की करें तो ही वेंट टू लोकल ग्रामर स्कूल एट द एज ऑफ 6 और 7 में जो है वो एक लोकल ग्रामर स्कूल में गए थे। और उनके मतलब वो जो है ग्रामर स्कूल में गए थे लोकल में, इसीलिए जो है बेन जॉनसन ने उन पर एक कमेंट भी किया था कि ही नोज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो उन्होंने इसीलिए किया था। मैरिज विलियम शेक्सपियर ने जो मैरिज की थी वो उन्होंने एना हैथवे से मैरिज की थी। एना हैथवे उनसे 8 इयर्स जो है ओल्डर थी, 8 साल उनसे बड़ी थी। जब विलियम शेक्सपियर 18 इयर्स के थे जब उन्होंने शादी की थी और 1582 में। और एने कितनी इयर्स की थी? एने थी 26 इयर्स की। उनको 3 बच्चे हुए थे जिसमें एक गर्ल थी सुसैना और ट्विंस थे हेमनेट एंड जूडिथ। जो हेमनेट थे उनके ट्विंस हुए थे हेमनेट एंड जूडिथ। उनमें जो हेमनेट उनका सन था वो 11 इयर्स की एज में जो उसकी डेथ हो गई थी। सुसैना जो थी उन्होंने मैरिज की थी एक फिजिशियन से, जॉन हॉल उनका नाम था, इन 1601 में। और जूडिथ ने जो है मैरिज की थी थॉमस क्वेनी इन 1616 में, 1616 में। हालांकि इनके बारे में नहीं पूछा जाता एग्जाम में, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए। शेक्सपियर की जो मैरिज लाइफ थी वो कुछ खास नहीं थी, वो हैप्पी वन नहीं थी। और उन्होंने जो है इसका जिक्र 12th नाइट में भी किया है। 12th नाइट में जब वो लिखते हैं लेट दाई लव बी यंगर देन इटसेल्फ और दाई अफेक्शन कैन नॉट होल्ड द बैंड। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो कुछ ज़्यादा खास नहीं रही थी, वो एक हैप्पी मैरिज नहीं उनकी रही थी। जब वो अपने फैमिली की इकोनॉमिक हार्डशिप से फेड अप हो गए थे तो उन्होंने स्टार्टफोर्ड को छोड़ दिया था और वो लगभग 1586 या 1587 में
जो है लंदन चले गए थे। हालांकि निकोलस रो जो उनके फर्स्ट बायोग्राफर भी रहे हैं, निकोलस रो ने उनकी पहली बायोग्राफी लिखी थी, उन्होंने बताया है उनके अकॉर्डिंग जो है कि शेक्सपियर ने लंदन इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्होंने एक थॉमस लूसी नाम के व्यक्ति के गार्डन में जो है उन्होंने एक डियर को स्टीलिंग किया था, यानी कि एक तरह से इलीगल हंटिंग उन्होंने उनके गार्डन में की थी, तो उसलिए उनको पनिशमेंट हो सकती थी। उस पनिशमेंट से बचने के लिए वो स्टार्टफोर्ड छोड़कर लंदन चले गए थे। ये निकोलस रो का मानना है, जो कि उनकी फर्स्ट बायोग्राफर रहे हैं। इन 1592 में जो है उन्होंने एक प्लेइंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया था जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलैन मैन्स। बाद में जो है उसको किंग्स मैन के नाम से भी जाना जाने लगा था। पहले उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलैन मैन। द लॉर्ड चैम्बरलैन्स मैन ओपन द ग्लोब थिएटर इन 1599। 1599 जो है ग्लोब थिएटर को उन्होंने लॉर्ड चैम्बरलैन ने खोला था। इन 1598 1598 में जो है उन्होंने अपनी पहली बुक वीनस और एडोनिस को पब्लिश किया था और इसको उन्होंने डेडिकेट किया था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को उन्होंने जब वीनस और एडोनिस बुक डेडिकेट की थी तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन तो जो थे उन्हें बहुत ही खुशी हुई थी और उन्होंने उन्हें कुछ इनाम भी दिया था। सेवरल £100 अवॉर्डेड हिम। सेवरल £100 जो है उन्हें विलियम शेक्सपियर को दिए थे और इन्हीं पाउंड्स की सहायता से शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर में एक शेयर खरीद लिया था, गोट ए शेयर इन द ग्लोब थिएटर, और वो ग्लोब थिएटर में जो है पार्टनर बन गए थे। और तभी से जो है शेक्सपियर की फेम और फॉर्च्यून जो है वो बढ़ने लगी थी। 1597 में उन्होंने एक घर भी खरीद लिया था स्टार्टफोर्ड में जिसका नाम था न्यू पैलेस, और बाद में जो है वो वहाँ पर आकर भी रहे थे। लगभग 1611 ईस्वी तक वो जो है लंदन में रहे थे। उसके बाद वो स्टार्टफोर्ड में आ गए थे। उनकी डेथ भी जो है स्टार्टफोर्ड में ही हुई थी। ही वॉज ए शेयर होल्डर इन द ग्लोब एंड द ब्लैकफ्रायर्स थिएटर। जो एक शेयर होल्डर थे वो ग्लोब थिएटर में भी और एक ब्लैकफ्रायर थिएटर था उसमें भी जो है वो एक शेयर होल्डर रहे थे। उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल को, यानी कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल को, उसी दिन जो है उनकी डेथ भी हुई थी 1616 में। ही डाइड इन स्टार्टफोर्ड में उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज ब्यूरिड इन होली ट्रिनिटी चर्च, और होली ट्रिनिटी चर्च में जो है उनको ब्यूरी किया गया था। उनका जो एपिटफ है, एपिटफ जो होता है जब मरने के बाद टॉम पर कुछ शब्द लिख दिए जाते हैं तो उसको एपिटफ कहा जाता है। तो जो उनका एपिटफ है वो था गुड फ्रेंड फॉर जीसस, शेक फॉर बियर, टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी ये मैन येट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड क्रस्ट बी ही येट मूव्स माई बोन्स। ये जो है ये उनका एपिटफ रहा है। शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर की अगर हम बात करें तो शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो डॉर्डन है, डॉर्डन ने अपनी एक बुक लिखी थी द ग्रोथ ऑफ शेक्सपियर्स माइंड एंड आर्ट, द ग्रोथ ऑफ शेक्सपियर्स माइंड्स एंड आर्ट। इसमें जो है उन्होंने शेक्सपियर के करियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब उन्होंने जो शेक्सपियर ने जो वर्क किया था उनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। उन्होंने जो उनका लिटरेरी करियर लिया था वो 24 ईयर्स का लिया था, यानी कि क्लासीफाइज हिज लिटरेरी करियर एक्सटेंडेड ओवर ए पीरियड ऑफ 24 ईयर्स 1588 से 1612 तक, 1588 से 1612 ईस्वी तक उन्होंने जो है उनके लिटरेरी करियर को लिया है और उनको उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 4 पार्ट्स वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पीरियड है 1588 से 1940 तक, 1994 तक, यानी कि 1588 से 1594 ईस्वी तक फर्स्ट पीरियड है, जिसको इन द वर्कशॉप भी कहा जाता है या पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि ये उनका एक एक्सपेरिमेंटेशन का पीरियड रहा है। दिस वाज द पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट। ही वॉज जस्ट लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड स्टेज क्राफ्ट। इस पीरियड में क्या है वो लर्निंग सीख रहे थे, वो आर्ट ऑफ राइटिंग सीख रहे थे। और उस पीरियड में उन्होंने क्या क्या लिखा, लव स्लेबर्स लॉस्ट उन्होंने लिखी है 1591 में, ये कॉमेडी रही है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1902 में लिखी थी, ये भी कॉमेडी थी। रिचर्ड थर्ड 1903 में ये आया था हिस्टोरिकल, ये एक हिस्टोरिकल प्ले था। ए मिडसमर्स नाइट ड्रीम ये भी कॉमेडी थी, 1903 में ही ये आई थी। रोमियो एंड जूलियट भी 1903 में आई थी। लव ट्रेजेडी ये रही है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स 94 में आई थी और ये एक कॉमेडी है। सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें तो दैट इज़ इन द वर्ल्ड, या फिर उसे हम बोल सकते हैं द ह्यूमर एंड हिस्ट्री। शेक्सपियर्स टैलेंट्स ग्रेजुअली राइपन एंड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द वर्ल्ड मैच्योर्ड। इस टाइम में क्या था, जो फर्स्ट पीरियड था उसमें वो सीख रहे थे, लेकिन इस पीरियड में जो है उनकी जो टैलेंट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उन्होंने इस पीरियड में अच्छी अच्छी जो है ह्यूमर्स, जो अच्छी अच्छी कॉमेडी और हिस्ट्री प्लेज उन्होंने
लिखे हैं। और कौन कौन से प्ले उन्होंने इस पीरियड में लिखे हैं? रिचर्ड सेकंड, किंग जॉन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये कॉमेडी रही है। हेनरी फोर्थ हिस्टोरिकल प्ले था। मच एडो अबाउट नथिंग ये भी कॉमेडी है। द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट ये उन्होंने जो है इस पीरियड में लिखी है। द एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट जो है ये इनकी इंपॉर्टेंट कॉमेडी रही है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस भी जो है इनकी इंपॉर्टेंट है, ये एलटी में भी है। द थर्ड पीरियड 1600 से 1608 तक, 16 से 1608 ईस्वी तक जो है उनका थर्ड पीरियड रहा है। आउट ऑफ डेप्थ, ग्रेट ट्रेजेडीज, डार्क और बिटर कॉमेडीज इस पीरियड में उन्होंने जो है उनकी जो ग्रेट ट्रेजेडीज थी, जो चार उनकी ग्रेट ट्रेजेडीज कही जाती है वो इसी पीरियड में आई थी। द क्लाइमैक्स ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक स्किल एंड ग्रैंडियोर इज रीच्ड इन दिस पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज। ये जो पीरियड क्या था, ये उनका एक तरह से क्लाइमैक्स था। ये पीरियड उनके लिटरेरी करियर का एक क्लाइमैक्स पीरियड रहा है। इसमें उन्होंने बहुत सी ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी थी। दिस पीरियड इज डिस्क्राइब्ड एज ए पीरियड ऑफ इंटेंस ग्लूम एंड ट्रेजिक इफेक्ट। इस पीरियड को हम क्या कह सकते हैं? उनका इंटेंस ग्लूम और ट्रेजिक इफेक्ट। His great tragedies dealt with far deeper problems of life and fate, evil and good, and errors and their corrections. इस पीरियड में उन्होंने जो ट्रेजेडीज लिखी है वो किस किस से डील करती है? वो डीपर प्रॉब्लम ऑफ लाइफ से डील करती है। लाइफ की जो डीपर प्रॉब्लम रहती हैं, जैसे कि एविल एंड गुड यानी कि बुराई और अच्छाई, एरर्स एंड देयर करेक्शन गलतियाँ और फिर उन्हें सुधारना, लाइफ एंड फेट जीवन और अपना जो फेट होता है, तो इनके बारे में जो है उन्होंने अपनी ट्रेजेडी में दिखाया है। और इस पीरियड में क्या क्या जो है उन्होंने प्ले लिखे हैं? जूलियस सीजर उन्होंने लिखा था 1601 में, ये एक रोमन प्ले है। हेमलेट 1602 में लिखी थी, ये एक ट्रेजेडी है। ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ ये जो उनकी चार हैं, ये चार ग्रेट ट्रेजेडी उनकी कही जाती है। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा 1607 में आया था, ये एक रोमन प्ले है। और कोरोलिनियस ये भी लास्ट, ये जो 1608 में आई थी, ये भी एक ट्रेजेडी है और ये उसकी विलियम शेक्सपियर की लास्ट ट्रेजेडी भी कही जाती है। जो इनकी फोर ग्रेट ट्रेजेडीज है वो हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ है। इनको याद करने का एक तरीका है होकम, HOKM, यानी कि H से हेमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर और मैम से मैकबेथ। तो होकम जो अगर हम याद कर ले HOKM होकम, तो हमें उनकी फोर जो ग्रेट ट्रेजेडीज है वो याद रह जाती है। फोर्थ पीरियड 1608 से 1612 तक, 1608 से जो 1612 तक उनका फोर्थ पीरियड रहा है। ऑन द हाइट्स, फाइन कॉमेडीज और ड्रामेटिक रोमांसिस। ऑन द हाइट्स जो है इसको नाम दिया गया है और इसमें उन्होंने जो है फाइन कॉमेडीज लिखी थी और ड्रामेटिक रोमांसिस उन्होंने लिखे थे। द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ, ये जो फेज था ये इनकी लाइफ का लास्ट फेज था। और इस पीरियड में उनके कौन कौन से प्ले आए हैं? पेरिकल्स आया है, सिम्बलाइन आया है, द विंटर्स टेल आई है और द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट जो है वो इनका स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है। स्वान सॉन्ग उसको कहते हैं यानी कि जो सबसे लास्ट में लिखा गया वर्क हो, तो द टेम्पेस्ट जो है उनका स्वान सॉन्ग है। इनके अलावा जो डॉवडन ने तो उनकी पीरियड्स को फोर उसमें डिवाइड किया है, लेकिन उनके अलावा एक और जो थे डोनाल्ड ए स्टॉफर, उन्होंने जो शेक्सपियर के कैरियर को उन्होंने निम्न जो नीचे लिखे गए पार्ट्स है उसमें डिवाइड किया है। कौन कौन से में? द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, द गार्डन ऑफ ईडन, द अनवीडेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम और ए वर्ल्ड ऑफ इमेजेस। ये डोनाल्ड ए स्टॉफर में उनको डिवाइड किया है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है वो डॉवडन के द्वारा किए गए ये चार पीरियड ही रहे हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। शेक्सपियर बिलोंग टू टू एरा। शेक्सपियर ने जो है टू एराज देखे थे, वो टू एरा में रहे थे, एलिजाबेथन एरा और जैकोबियन एरा। एलिजाबेथन एरा भी उन्होंने देखा था और जैकोबियन एरा भी उन्होंने देखा था। उनके जो फर्स्ट क्रिटिक रहे हैं, फर्स्ट क्रिटिक उनके रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन और उनके फर्स्ट बायोग्राफर रहे हैं निकोलस रो। निकोलस रो ने जो है सबसे पहले उनकी बायोग्राफी लिखी थी और उनके फर्स्ट क्रिटिक थे रॉबर्ट ग्रीन। जो मूवमेंट उन्होंने देखा था या उनके टाइम में जो मूवमेंट हुआ था तो वो हुआ था रेनेसा। पोइटिक फॉर्म उनकी ब्लैंक वर्स रही है। और अगर उनके प्रोडक्टिव ईयर की हम बात करें तो उनका जो प्रोडक्टिव ईयर रहा है वो रहा है 1589 से 1613 तक। 1589 से 1613 ईस्वी के बीच का जो ईयर था वो उनका प्रोडक्टिव ईयर कहा जाता है। उनके जो प्ले थे वो लिखे गए थे क्वार्टो टेक्स्ट पे। क्वार्टो टेक्स्ट क्या होता है? क्वार्टो टेक्स्ट जो है साइज है पेज का, एक पेज होता है जो कि चारों ओर से मुड़ा हुआ होता है और उस पेज का जो साइज होता है वो होता है 8x10 यानी कि 8 इंच और 10 इंच। तो 8x10 जो है उनका साइज होता है क्वार्टो टेक्स्ट का। 1613 में जो ग्लोब थिएटर है, ग्लोब थिएटर के जो वो शेयर होल्डर भी रहे थे वो
उसमें आग लग गई थी 1613 ईस्वी में। और आग कब जब लगी थी तो उस वक्त जो है ग्लोब थिएटर में एक प्ले चल रहा था और उस प्ले का नाम था हेनरी एट, यानी कि हेनरी एट जो है प्ले वहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा था जब ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी और ग्लोब थिएटर जल गया था। और फिर 1614 ईस्वी में यानी कि 1 साल बाद ही ग्लोब थिएटर को दोबारा बना दिया गया था। 1614 में 1614 में ग्लोब थिएटर को दोबारा बना दिया गया था। शेक्सपियर ने जो है टोटल 37 प्लेस लिखे हैं और 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं। उनके जो सोनेट्स थे वो 1609 में पब्लिश हुए थे, 1609 में पब्लिश हुए थे। और थॉमस थॉर्पे ने उनके जो सोनेट्स हैं वो पब्लिश किए थे 1609 ईस्वी में। उन्होंने जो 154 सोनेट्स लिखे हैं उनमें उन्होंने कोई टाइटल नहीं दिया है अपने किसी भी सोनेट्स को, केवल उनकी सोनेट्स की जो पहली लाइन है या तो उनसे हम जानते हैं या फिर उनके नंबर से हम उनके सोनेट्स को जानते हैं। तो उनके जो 154 सोनेट्स रहे हैं उसमें से जो उनका पहला सोनेट था यानी कि नंबर 1 से लेकर नंबर 126 तक 126 तक 1 से लेकर 126 तक ये जो 126 उनके सोनेट रहे हैं ये उन्होंने डेडिकेट किए थे मिस्टर डब्ल्यू.एच को। मिस्टर डब्ल्यू.एच जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहे जाते हैं, उनको जो है उन्होंने 1 से लेकर 126 तक सोनेट डेडिकेट किए थे, 1 से लेकर 126 तक। और 127 से 152 तक यानी कि टोटल जो है 26 जो सोनेट्स है वो उन्होंने जो है डेडिकेट किए थे किसको, मैरी फिटन को। मैरी फिटन जिसको कि डार्क लेडी भी कहा जाता है। 127 से 152 तक यानी कि टोटल 26 सोनेट्स। और उसके बाद जो लास्ट के 2 सोनेट्स है वो उन्होंने 153 और 154 वो उन्होंने क्यूपिड को डेडिकेट किए थे। क्यूपिड के बारे में उन्होंने लिखा था जो कि गॉड ऑफ लव कहा जाता है। तो ये याद रखना है इनको कि 1 से लेकर 126 तक 126 सोनेट्स मिस्टर डब्ल्यू.एच को, 127 से 152 तक यानी कि टोटल जो 26 सोनेट्स डार्क लेडी को, और लास्ट के 2 सोनेट्स उन्होंने जो है क्यूपिड को यानी कि गॉड ऑफ लव को डेडिकेट किए हैं। उनके सोनेट के बारे में और कुछ जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे उनका एक सोनेट जो कि आयम्बिक पैरामीटर में लिखा गया है, केवल एक सोनेट जो कि आयम्बिक पैरामीटर में लिखा गया है वो है सोनेट नंबर 145। और द सोनेट डज नॉट कन्फर्म राइमिंग, और एक ऐसा सोनेट है उनका जो राइमिंग को कन्फर्म नहीं करता, तो वो है सोनेट 126 सोनेट नंबर 126 जिसमें कि 12 लाइन्स हैं। जो सोनेट्स में टोटल कितनी लाइन्स होती है, सोनेट्स में 14 लाइन्स होती हैं, लेकिन जो 126 नंबर का सोनेट है उसमें केवल 12 ही लाइन्स हैं। इसके अलावा एक सोनेट है 99, सोनेट नंबर 99, इसमें केवल 15 लाइन्स है, यानी कि 14 लाइन्स का सोनेट होता है लेकिन सोनेट नंबर 99 में जो है टोटल 15 लाइन्स हैं। इसके अलावा इन्होंने नैरेटिव पोएम्स भी लिखी है। 2 नैरेटिव पोएम्स इन्होंने लिखी है, वीनस एंड एडोनीस, और एक लिखी है द रेप ऑफ ल्यूक्रेस। वीनस और एडोनीस जो है ये डेडिकेट है मिस्टर डब्ल्यू.एच को ही, और ये 6 लाइन्स स्टेंजा में लिखी गई है। 6 लाइन स्टेंजा में ये पोएम लिखी गई है। इसमें जो वीनस है उन्हें जो दिखाया गया है कि वो एक गोडेस ऑफ लव है, और एडोनिस जो है एक हैंडसम यंग मैन है जो कि हंटिंग के लिए जाता है। और वीनस की लव स्टोरी इसमें दिखाई गई है। वीनस जो है एडोनिस को सेड्यूस करती है। वीनस की लव स्टोरी के बारे में इस पोएम में बताया गया है। इसके अलावा दूसरी पोएम जो उनकी नैरेटिव पोएम रही है द रेप ऑफ ल्यूक्रिस, ये 7 लाइन्स स्टेंजा में लिखी गई है। ल्यूक्रिस इस पोएम की हीरोइन रही है। ल्यूक्रिस के हस्बैंड का नाम था कैलेटीन, और एक टेरिक्विन नाम का एक इसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि कैलेटीन का फ्रेंड था, और यही जो है ल्यूक्रिस का रेप करता है। इसके अलावा इन्होंने अदर पोएम्स जो लिखी है द पैसेनेट ऑफ पिलग्रिम्स, द फोनिक्स एंड द टर्टल, ए लवर्स कंप्लेंट। जो द पैसेनेट ऑफ पिलग्रिम्स है ये एक सीरीज है जिसमें 15 सोनेट्स हैं, और द फोनिक्स एंड द टर्टल एलोजिकल पोएम है, एलिजोरिकल पोएम। और ए लवर्स कंप्लेंट जो है ये एक पेस्टोरल पोएम है, और ये 7 लाइन्स स्टेंजा में लिखी गई है। शेक्सपियर के फोलियो की बात करते हैं। जो शेक्सपियर के फोलियो थे, शेक्सपियर के जो है टोटल 4 फोलियोज पब्लिश हुए थे। फर्स्ट फोलियो उनका आया था 1623 में, और ये पब्लिश किया गया था जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल के द्वारा। जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल ने जो है शेक्सपियर के फोलियो पब्लिश किए थे। फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था जिसमें शेक्सपियर के 36 प्ले इंक्लूड थे, और केवल एक प्ले जो इंक्लूड नहीं था उसका नाम था पेरिकल्स। पेरिकल्स जो है उसमें इंक्लूड नहीं था, केवल जो 36 प्ले थे वही पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो में 1623 में। और उसको जो टाइटल दिया गया था वो दिया गया था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। इस जो फोलियो को टाइटल दिया गया था, और ये किसको डेडिकेट किया गया था, ये डेडिकेट किया गया था विलियम हर्बर्ट को और फिलिप हर्बर्ट को। विलियम हर्बर्ट जो 3rd अर्ल थे पेम्ब्रुक के, और
फिलिप हर्बर्ट जो अर्ल थे मोंटेग्री के। तो इन दोनों को जो है ये फर्स्ट फोलियो डेडिकेट किया गया था। जो सेकंड फोलियो आया था वो 1632 में आया था, थर्ड फोलियो 1663 में आया था और फोर्थ फोलियो आया था 1685 में। तो हमें इसका जो है ईयर ये याद रखने हैं। पहला आया था 23, 32, 63 और 85। ये 4 ईयर हमें याद रखने हैं। इन 4 ईयर में टोटल उनके 4 फोलियो आए थे। 19 plays of William Shakespeare were published in quarto form before 1623, यानी कि 1623 जब उनका फर्स्ट फोलियो आया था उससे पहले ही उनके 19 प्ले जो थे वो पब्लिश हो चुके थे क्वार्टो फॉर्म में। शेक्सपियर ने जो है एक शेक्सपियर जो ग्रेट ड्रामेटिस्ट तो थे ही, साथ ही साथ वो एक एक्टर भी थे। उन्होंने बहुत से प्ले हैं जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है। कुछ अपने प्लेस उनके रहे हैं जैसे हैमलेट, मैकबेथ, एज यू लाइक इट। मैकबेथ में उन्होंने किंग डंकन का रोल किया था, एज यू लाइक में एडम का रोल किया था और हैमलेट में घोस्ट का रोल किया था, यानी कि जो हैमलेट के फादर थे उनका रोल उन्होंने निभाया था। इसके अलावा जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये बेन जॉनसन का वर्क है और सीजन हैज़ फॉल, इन दोनों में भी विलियम शेक्सपियर ने एक्टिंग की थी। हालांकि वो एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्टिंग भी की थी और वो एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट कहे जाते हैं। उनकी जो फर्स्ट नैरेटिव पोएम थी वो थी वीनस एंड एडोनिस। फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस। फर्स्ट ट्रेजेडी की अगर हम उनकी बात करें तो वो थी टाइटस एंड्रोनिकस। फर्स्ट कॉमेडी लव्स लेबर्स लॉस्ट। और फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1। फर्स्ट रोमांस विंटर टेल्स। लास्ट ट्रेजेडी कोरोलिनियस और लास्ट कॉमेडी द टेम्पेस्ट। फर्स्ट कॉमेडी क्या थी? लव्स लेबर्स लॉस्ट और लास्ट कॉमेडी द टेम्पेस्ट। और फर्स्ट ट्रेजेडी टाइटस एंड्रोनिकस और लास्ट ट्रेजेडी उनकी रही है कोरियोलेनस। इसके अलावा जो उनका स्वान सॉन्ग है वो रहा है द टेम्पेस्ट। स्वान सॉन्ग कहते हैं जो सबसे लास्ट का सॉन्ग होता है, यानी कि जो सबसे लास्ट का वर्क होता है उसको स्वान सॉन्ग कहते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का जो स्वान सॉन्ग था वो था द टेम्पेस्ट। इसके अलावा जो ग्रेट ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी है 4, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इनको याद करने का तरीका होकम, HOKM, H से हैमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर, M से मैकबेथ। जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी थी उसका जो डोमिनेंट नोट है वो कहा जाता है कैरेक्टर इज डेस्टिनी। उनके जो डोमिनेंट नोट रहा है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज का तो वो है कैरेक्टर इज डेस्टिनी। शेक्सपियर के प्ले में जो है सुसाइड भी काफ़ी प्लेस में दिखाई गई है, तो वो सुसाइड जो दिखाई गई है वो 13 टाइम्स दिखाई गई है शेक्सपियर के प्लेस में। और सोलिलिक्स जो हेमलेट ने बोली है, हेमलेट में बोली गई है जो सोलिलिक तो वो है 13 टोटल, जिसमें से 7 जो है हेमलेट के द्वारा बोली गई है। अगर उनके रोमन प्ले की बात करें तो उनके रोमन प्ले जो उन्होंने लिखे थे वो 3 थे, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा और कोलोनियस। तो ये 3 जो है उनके रोमन प्ले रहे हैं। हिस्टोरिकल प्ले उनके किंग हेनरी 4th, 5th, 6th, 8th, किंग जॉन और रिचर्ड 2nd, ये उनके हिस्टोरिकल प्लेस रहे हैं। डार्क कॉमेडीज़ भी उन्होंने लिखी थी, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर और ट्रोलेस एंड क्रेसिडा, ये उनकी डार्क कॉमेडीज़ रही है। प्लेस इन विच स्टॉर्म इज़ यूज्ड। अब कुछ ऐसे प्ले जिसमें उन्होंने स्टॉर्म का यूज़ किया है, तूफान जो उन्होंने दिखाया है, तो वो कौन कौन से हैं? द टेम्पेस्ट, किंग लियर, पेरिकल्स और द विंटर्स टेल, इसमें जो है उन्होंने स्टॉर्म दिखाया है। प्लेस विथ कोरस, एक कुछ ऐसे प्ले जिसमें उन्होंने कोरस का यूज़ किया है, तो वो कौन कौन से हैं? रोमियो एंड जूलियट, हेनरी 5th और पेरिक्लस, इसमें जो है उन्होंने कोरस यूज़ किया है। और प्लेस विद एपिलॉग, कुछ ऐसे प्लेस जिसमें एपिलॉग का यूज़ किया गया है, द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का जो एपिलॉग है वो प्रेस्पेरो बोलता है। किंग हेनरी 4th पार्ट 2, किंग हेनरी 4th पार्ट 2 में जो है डांसर जो है वो एपिलॉग बोलते हैं। एज यू लाइक इट में रोजालिंड बोलती है। और हेनरी 8th में भी जो है प्रोलॉग है, एपिलॉग है। और प्लेस विथ प्रोलॉग, और प्रोलॉग कौन कौन से प्लेस में है? हेनरी 8th में, हेनरी 5th में, हेनरी 4th पार्ट 2 में, रोमियो एंड जूलियट में, पेरिकल्स में और ट्रोलेस एंड क्रेसिडा में। इनकी लाइन भी दी गई है, जैसे हेनरी 8 में 32 लाइन्स का है, हेनरी 5th में 34 का, हेनरी 4th पार्ट 2 में 40 लाइन का, रोमियो एंड जूलियट 14, पेरिकल्स में 42 और ट्रोलेस एंड क्रेसिडा में 31 लाइन्स। जो उनका बिगेस्ट प्ले रहा है वो है हैमलेट, जिसमें टोटल 4042 लाइन थी। और द शॉर्टेस्ट प्ले उनका द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसमें केवल 1787 लाइन थी। बिगेस्ट प्ले में हैमलेट 4042 यानी कि 4042 और शॉर्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसमें 1787 लाइन रही हैं। मैच्योर कॉमेडी उनकी कही जाती है मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और एज यू लाइक इट, ये उनकी कुछ मैच्योर कॉमेडी कही जाती हैं। रोमांस ट्रेजिक कॉमेडी जो उनकी रही है, टेम्पेस्ट, ट्रेजिक कॉमेडी, सिम्बलाइन, विंटर स्टेर, पेरिकल्स और प्रिंस ऑफ टायर, ये उनकी रोमांस ट्रेजिक कॉमेडी रही है। प्रॉब्लम प्ले, मेजर फॉर मेजर, ट्रोलेस एंड क्रेसिडा और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये उनके प्रॉब्लम प्ले रहे हैं।
और कुछ ऐसे प्ले रहे हैं जिसमें उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस को दिखाने वाले प्लेस कौन से हैं? मेजर फॉर मेजर, ओथेलो और मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये ऑफ है मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक शेक्सपियर का प्ले है मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो जो ये प्ले है ये 23 जून को, हर साल 23 जून को 9 बजे रात को परफॉर्म किया जाता है। ए मिड समर्स नाइट ड्रीम। प्लेस इन विच वी फाइंड घोस्ट। ऐसे प्लेस शेक्सपियर के जिसमें हमें घोस्ट देखने को मिलता है, तो वो है हेमलेट। हेमलेट में हमें जो घोस्ट देखने को मिलता है वो है हेमलेट के फादर का घोस्ट। जूलियस सीजर में भी जो है जूलियस सीजर का घोस्ट दिखाई देता है ब्रूटस को। मैकबेथ में भी हम जो है घोस्ट देखते हैं, और वो घोस्ट दिखाई देता है बैंको का, मैकबेथ सी घोस्ट ऑफ बैंको। और एक प्ले है रिचर्ड सेकंड में भी विलियम शेक्सपियर ने घोस्ट का यूज़ किया है, जिसमें रिचर्ड सेकंड की एविलनेस को दिखाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए रिचर्ड सेकंड को, तो उन्होंने जो है घोस्ट का और भी सुपरनैचुरल पावर जो है उन्होंने यूज़ रिचर्ड सेकंड में की है। तो ये सोर्सेस ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, जो शेक्सपियर के प्ले रहे हैं, विलियम शेक्सपियर ने जितने प्ले लिखे हैं वो जो है कहीं ना कहीं से उन्होंने लिए हैं, यानी कि उनका कोई ना कोई सोर्स रहा है जहाँ से विलियम शेक्सपियर ने उन प्लेस के लिए आइडिया लिया है। तो वो क्या रहा है, कौन से प्ले का जो है कौन सा सोर्स रहा है, वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो विलियम शेक्सपियर के प्ले थे वो उनका कोई ना कोई सोर्स रहा है, और बहुत से प्ले ऐसे भी थे जिनके एक से ज़्यादा सोर्स भी रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो राफेल होलनिसट क्रॉनिकल्स है, जो राफेल होलनिसट के क्रॉनिकल्स है, एक रिकॉर्ड है, ये एक स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड की हिस्ट्री का, जो कि 1577 में आई थी। तो ये भी एक सोर्स है शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस का। शेक्सपियर ने जो हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं और जो एक दो ट्रेजेडी है, उनका सोर्स ये रहा है राफेल होलनिसट के क्रॉनिकल्स। और वो कौन कौन से हैं? हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ, हेनरी एट्थ, रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड, किंग लियर, मैकबेथ और सिम्बेलाइन। इन सब के सोर्स क्या रहे हैं? इन सब के सोर्स रहे हैं राफेल होलनिसट के क्रॉनिकल्स। इसके अलावा जो पुलट्रैक जो एक एनिसेंट ग्रीक हिस्टोरियन थे और फिलोसफर थे, वो जो है रोमन प्लेस जो शेक्सपियर के रहे हैं, उनका सोर्स, उनका एक वर्क रहा है लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स। उन्होंने एक वर्क लिखा था लाइव ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स। ये जो उनका वर्क है ये सोर्स रहा है विलियम शेक्सपियर के जो रोमन प्लेस थे उनका। और वो कौन कौन से थे? एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, कोरोलिनियस, जूलियस सीजर और द टाइमन्स ऑफ एथेंस। ये जो 4 प्ले थे, इनका जो सोर्स है वो रहा है प्लूटार्क का लाइव्स ऑफ द नोबल्स ग्रीक्स एंड रोमन्स। बकेशियो जो एक इटालियन राइटर थे, बकेशियो की एक बुक है डेकामेरन। जो डेकामेरन है इसमें 100 टेल्स हैं, यानी कि 100 टेल्स इसमें दिखाई गई है। और बकेशियो की जो ये बुक है ये सोर्स रही है शेक्सपियर के ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, सिम्बेलाइन और 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना का। इन 3 प्ले का सोर्स जो रहा है वो रही है बकेशियो की एक बुक डेकामेरन। नेक्स्ट एक है सेक्सो ग्रामेटिकस जो थे वो एक ऑथर थे, और उन्होंने एक जेस्टा डेनोरम नाम की एक स्टोरी उन्होंने लिखी है। जेस्टा डेनोरम एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने स्टोरी ऑफ एमलेथ लिखी है, यानी कि जो एमलेथ है, एमलेथ की स्टोरी उन्होंने बताई है। और एमलेथ को विलियम शेक्सपियर ने चेंज करके हेमलेट कर दिया है। तो ये जो हेमलेट का सोर्स है ये रहा है सेक्सो ग्रामेटिकस का जेस्टा डेनोरम। सेक्सो ग्रामेटिक्स एक ऑथर थे। ऑर्थर ब्रूक ने भी एक पोएम लिखी थी द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोस एंड जूलियट। तो रोमियोस एंड जूलियट का नाम देखकर ही हमें पता चलता है ये सोर्स रहा है रोमियो एंड जूलियट का। इनके अलावा उनके 2 प्ले ऐसे रहे हैं जो कि ओरिजिनल प्लॉट जिनका रहा है, उन्होंने कोई भी सोर्स नहीं लिया है। और वो 2 प्ले जो हैं वो है लव्स लेबर्स लॉस्ट और द टेम्पेस्ट। इसके लिए उन्होंने कहीं से भी कोई प्लॉट नहीं लिया है, इनके जो प्लॉट्स थे वो ओरिजिनल प्लॉट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं थॉमस लॉज का रोज़ा लिंड है। थॉमस लॉज ने जो एक वर्क लिखा है रोज़ा लिंड, ये सोर्स रहा है एज यू लाइक इट का। इसे हम याद रख सकते हैं क्योंकि एज यू लाइक इट की जो हीरोइन थी वो रोज़ा लिंड थी, तो उसी का जो ये सोर्स रहा है रोज़ा लिंड। पोंडास्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन ने एक वर्क लिखा था पोंडास्टो, और ये जो है ये एक नोवेल है, और ये सोर्स रहा है द विंटर्स टेल का। द विंटर्स टेल का जो सोर्स है वो है पोंडास्टो। और
द हेकेटोमिथी, हेकेटोमिथी जो एक कलेक्शन है टेल्स का, जो कि गिराल्डी सिंथियो ने लिखी थी। गिराल्डी सिंथियो ने जो एक कलेक्शन टेल्स का लिखा था, द हेकेटोमिथी। तो हेकेटोमिथी जो है ये सोर्स रहा है ओथेलो का। प्लेटस मैनेकिमी, प्लेटस मैनेकिमी जो है वो सोर्स रहा है द कॉमेडी ऑफ एरर्स का। द कॉमेडी ऑफ एरर्स का जो सोर्स है वो है प्लेटस मैनेकिमी। जॉन गोवर्स का एक वर्क है कन्फेशियो एमेनिटीज। तो कन्फेशियो एमेनिटीज जो सोर्स है वो है पेरिकल्स का, पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे। विलियम पेंटर्स का एक वर्क है द पैलेस ऑफ प्लीजर, और ये सोर्स रहा है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का जो सोर्स है वो रहा है द पैलेस ऑफ प्लीजर। टेमिंग ऑफ द श्रू, टेमिंग ऑफ द श्रू जो कि एक वर्क है ये विलियम शेक्सपियर का, इसका जो सोर्स है वो क्या रहा है, वो एक एनोनिमस बैलेड है, ए मैरी जेस्ट ऑफ ए श्यूविट एंड क्रिस्टल वाइफ। ये बैलेड का नाम है ए मैरी जेस्ट ऑफ ए श्यूविट एंड क्लस्टर वाइफ, क्रिस्टल वाइफ। ये जो सोर्स रहा है ये रहा है टेमिंग ऑफ द श्रू का। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो प्ले रहा है विलियम शेक्सपियर का, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है थीसस एंड हिप्पोलिटा एंड चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स द नाइट्स टेल। तो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है एक तो थीसस एंड हिप्पोलिटा, और दूसरा जो सोर्स है इसका वो रहा है चौसर्स की कंट्रीब्यूटरी टेल्स में एक टेल थी द नाइट्स टेल। तो द नाइट्स टेल और थीसस एंड हिप्पोलिटा इसका जो है सोर्स रहा है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम का। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो सोर्स है वो है क्रिस्टोफर मार्लो का द जू ऑफ माल्टा। द जू ऑफ माल्टा जो है क्रिस्टोफर मार्लो का वो सोर्स रहा है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग का सोर्स क्या है, वो है लुडवोको आरिस्टो का ओरलैंडो फ्यूरिसो, ओरलैंडो फ्यूरिसो। ये सोर्स रहा है मच एडो अबाउट नथिंग का। ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट का सोर्स क्या है, तो ट्वेल्थ नाइट का सोर्स है बर्नेब पिचेस फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन द स्टोरी ऑफ एप्लोनियस एंड सिला। जो बर्नबे पिचेस है फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, और ये इसका जो वर्क था द स्टोरी ऑफ एप्लोनियस एंड सिला, एप्लोनियस और सिला की एक स्टोरी इन्होंने लिखी थी। तो ये जो है ट्वेल्थ नाइट का सोर्स रहा है। मेजर फॉर मेजर का सोर्स रहा है जॉर्ज विटस्टोन्स का प्रोमोस एंड कैसेंड्रा। प्रोमोस एंड कैसेंड्रा जो है वो मेजर फॉर मेजर का सोर्स रहा है, और ये किसकी स्टोरी थी, ये स्टोरी द स्टोरी ऑफ एपिटिया, ए स्टोरी फ्रॉम सिंथियोस हेकेटोमिथी। जो है द स्टोरी ऑफ एपिटिया और जो प्रोमोस और कैसेंड्रा, ये जो है सोर्स रहे हैं मेजर फॉर मेजर के, और ये जो स्टोरी थी सिंथियोस की हेकेटोमिथी से ली गई थी। द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस, द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस का जो सोर्स रहा है वो रहा है ओविड्स का जो है मेटामॉर्फोसिस। ओविड का लिखा हुआ एक वर्क मेटामॉर्फोसिस, ये सोर्स रहा है द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस का। तो ये कुछ सोर्सेस थे जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिए थे अपने प्ले के लिए। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ वर्क्स जो कि शेक्सपियर के ऊपर लिखे गए, कुछ बुक्स जो कि शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई। शेक्सपियर जो थे वो एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे, इसीलिए जो है उनके ऊपर बहुत सारे वर्क लिखे गए हैं, और अभी भी जो है उनके ऊपर वर्क लिखे जाते हैं। तो शेक्सपियर के ऊपर लिखे गए वर्क बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उन्हीं को जो है हम पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो ज़रूरी हो जाते हैं हम उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैमलेट एंड ओडिपस, हैमलेट एंड ओडिपस एक वर्क है जो कि अर्नेस्ट जोन्स ने लिखा है। एक दूसरा वर्क है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, हैमलेट और उसकी प्रॉब्लम्स, ये टी.एस. इलियट ने लिखी थी। ये एक ऐसे है जो कि 1919 में लिखा गया था। निकोलस रोज, निकोलस रोज का एक वर्क है लाइफ ऑफ शेक्सपियर, ये जो है फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी है शेक्सपियर की। शेक्सपियन कॉमेडी, ये एच.बी. चार्ल्टन ने लिखी थी 1938 में, और एच.बी. चार्ल्टन ने ही शेक्सपियन ट्रेजेडी भी लिखी थी 19। शेक्सपियन ट्रेजेडी के नाम से ही एक और बुक है जो कि ए.सी. ब्रैडले ने लिखी थी, ए.सी. ब्रैडले ने लिखी थी 1904 में। शेक्सपियन ट्रेजेडी के नाम से दो बुक है, एक एच.बी. चार्ल्टन ने 1948 में और एक ए.सी. ब्रैडले ने 1904 में लिखी थी। इसके अलावा द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट के नाम से जो है एक वर्क है जॉर्ज रिचार्ड विल्सन नाइट का। जॉर्ज रिचार्ड विल्सन नाइट ने 1932 में ये वर्क लिखा था द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट। और जो विल्सन राइट हैं, इन्होंने, विल्सन नाइट ने जो है और भी बहुत से वर्क हैं शेक्सपियर के ऊपर जो उन्होंने लिखे हैं। कौन कौन से हैं, द व्हील ऑफ फायर, द इम्पेरियल थीम और द क्राउन ऑफ लाइफ। ये जो तीनों वर्क हैं ये भी जो है विल्सन नाइट के हैं जो उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर लिखे हैं। इनके अलावा
अब रॉय वॉल्कर ने भी जो है दो बुक लिखी है शेक्सपियर के ऊपर। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, इसमें जो है ए स्टडी ऑफ हेमलेट 1948 में, और द टाइम इज़ आउट ऑफ फ्री, ये स्टडी है मैकबेथ की 1949 में। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट जो है वो हेमलेट की है, और आउट ऑफ फ्री जो है वो मैकबेथ के ऊपर है। आउट ऑफ जॉइंट 1948 में और आउट ऑफ फ्री 1949 में, ये लिखी थी रॉय वॉल्कर ने। ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट, ये रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी थी। रॉबर्ट ग्रीन जो कि उनके फर्स्ट क्रिटिक भी कहे जाते हैं, विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट क्रिटिक रॉबर्ट ग्रीन थे। इन्होंने जो है 1592 में ये वर्क लिखा था, ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट। द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर WH, ये ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी थी। ए नॉवेल है ये, एक 1889 ईस्वी में ये आया था। हेनरी एट जो है ये एक ऐसे है जो कि जेम्स स्पीडिंग ने लिखा था। द एसेंशियन शेक्सपियर, ये एक बायोग्राफिकल एडवेंचर है, 1952 में ये आया था, और ये लिखा था J.D. विल्सन ने। J.D. विल्सन ने द एसेंशियन शेक्सपियर। और J.D. विल्सन ने जो है एक और भी जो वर्क लिखा था, व्हाट हैपेंस इन हेमलेट। व्हाट हैपेंस इन हेमलेट जो ये पब्लिश हुआ था, ये 1935 में पब्लिश हुआ था, और इसका एक सेकंड एडिशन आया था जो कि 1959 में आया था। इसके अलावा J.D. विल्सन ने और भी वर्क लिखे हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर, जैसे द न्यू शेक्सपियर और द एलिजाबेथन शेक्सपियर। तो J.D. विल्सन ने द न्यू शेक्सपियर, द एलिजाबेथन शेक्सपियर, व्हाट हैपेंस इन हेमलेट और द एसेंशियन शेक्सपियर, ये जो वर्क हैं ये सब J.D. विल्सन के हैं, J.D. विल्सन। टेल्स ऑफ शेक्सपियर, टेल्स ऑफ शेक्सपियर जो है ये चार्ल्स लैम्ब ने लिखी थी। चार्ल्स लैम्ब और उनकी सिस्टर थी मैरी लैम्ब, इन दोनों ने मिलकर जो है ये टेल्स ऑफ शेक्सपियर लिखी थी, जिसमें उन्होंने जो है शेक्सपियर की कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज ली थी। द कैट एंड द शेक्सपियर, द कैट एंड द शेक्सपियर ये एक मेटाफिजिकल कॉमेडी है जो कि राजा राव ने लिखी थी। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर विलियम हैजलिट ने लिखी थी। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर एक बुक है जो विलियम हैजलिट ने लिखी थी। शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स, शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स जो ये एक क्रिटिकल एसे है वॉल्टर पीटर के द्वारा लिखा गया। ऑन नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, ऑन नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ ये लिखा था वर्क थॉमस डे क्वेंसी ने। शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिसेसर्स, ये लिखा था फ्रेडरिक बॉस ने। शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिसेसर्स, किसने लिखा था ये फ्रेडरिक बॉस ने। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, ये लिखा था प्रोफेसर डाउडन ने। और इसी वर्क में जो है प्रोफेसर डाउडन ने शेक्सपियर के करियर को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। जो पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, वो शेक्सपियर के जो लिटरेरी करियर को 4th पार्ट में डिवाइड किया था डाउडन ने, वो इसी वर्क में किया था, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिक आर्टिस्ट, ये लिखा था R.G. मोल्टन ने। शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिक आर्टिस्ट। द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑडियंस ऑन शेक्सपियर ड्रामास, ये लिखा था रॉबर्ट ब्रिस ने। द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑडियंस ऑन शेक्सपियर ड्रामास, शेक्सपियर ड्रामा के ऊपर जो ऑडियंस का इन्फ्लुएंस, तो ये लिखा था रॉबर्ट ब्रिस ने। ए नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर, ए नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर ये लिखी थी मिस एडिथ सिटवेल ने। मिस एडिथ सिटवेल ने। ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री, AC ब्रैडली ने ये लिखा था ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री। द फूल्स ऑफ शेक्सपियर, द फूल्स ऑफ शेक्सपियर लिखे थे वॉर्ड फ्रेडरिक ने। प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा था डॉक्टर जॉनसन ने। और द फैमिली शेक्सपियर लिखा था बॉडलर ने। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट वर्क थे जो कि शेक्सपियर के ऊपर लिखे गए हैं। शेक्सपियर के ऊपर हालांकि बहुत सारे वर्क लिखे गए हैं और अभी भी जो है लिखे जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट वर्क थे। सबसे पहले जो है बेन जॉनसन का बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट कमेंट्स है, ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी कि जो शेक्सपियर है उनको स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक आती है, ये बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए कहा था। एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर, ये कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने। एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर, इसको हम अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दऊ आर्ट फ्री, ये कहा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये उनके लिए बोला था जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने जो है शेक्सपियर को बोला था स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ही इज़ ए यूनिवर्सल पोइट, ही इज़ ए यूनिवर्सल पोइट, ये बोला था WJ लॉन्ग ने। उनको जो है यूनिवर्सल पोइट बोला था WJ लॉन्ग ने। ही ब्रीथड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रोट देम इनटू लाइफ,
ही ब्रीथड अपॉन डेड बॉडीज़, यानी कि उन्होंने जो है डेड बॉडीज़ के ऊपर उन्होंने सांस ली, एंड ब्रोट देम इनटू लाइफ, और उनको जो है दोबारा जीवन दे दिया, उनकी ज़िंदगी जो है वापस ले आए। ऐसा जो है कमेंट उनके ऊपर किया था R.W. एमर्सन ने। We can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such a great account। ये बोला था T.S. इलियट ने। इलियट ने उन्हें कहा था कि हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के जैसे, मतलब यानी कि अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जितना कि शेक्सपियर, जिसके पास बहुत कम नॉलेज थी लेकिन उसने उसी नॉलेज को इतने बड़े अकाउंट में चेंज कर दिया, यानी कि इतना कुछ उन्होंने लिख दिया बहुत थोड़ी नॉलेज होने के बावजूद भी। ऐसा कोई भी अब तक नहीं हुआ है। एस.टी. कोलरिज ने जो है शेक्सपियर को कहा था अवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर। मायरेड माइंडेड होता है यानी कि बहुत सी, जिसके दिमाग में जो है बहुत सी चीज़ें हो, जो प्रतिभाशाली एक तरह का दिमाग जिसका होता है। तो ये बोला था एस.टी. कोलरिज ने शेक्सपियर के लिए। स्वीट स्वान ऑफ एवन, शेक्सपियर को जो है एवन का स्वान कहा जाता है। तो स्वीट स्वान ऑफ एवन जो है ये उन्हें कहा था बेन जॉनसन ने। स्वीट स्वान ऑफ एवन उन्हें बोला था बेन जॉनसन ने। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये भी उन्हें बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने जो है शेक्सपियर के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं, क्योंकि बेन जॉनसन जो थे उनके कंटेम्प्रेरी पोइट रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे जो कमेंट्स किए हैं शेक्सपियर के ऊपर। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, वो कोई एज में नहीं है, बट फॉर ऑल टाइम, लेकिन वे तो मतलब वो किसी एक एज में बंधे हुए नहीं हैं, वो किसी एक एज के लिए नहीं थे, वो तो हमेशा के लिए हैं। ये भी बेन जॉनसन ने उनके लिए कहा था। आई लव द मैन एंड डू ऑनर इज मेमोरी, मैं उस व्यक्ति से प्यार करता हूँ और उसकी मेमोरी को मैं सम्मान देता हूँ। ये भी जो है बेन जॉनसन ने उनके लिए बोला था। और एक और बोला था उन्होंने, साउल ऑफ द एज, द एप्लूज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। इतनी जो खूबसूरत लाइन है ये भी बेन जॉनसन ने जो है विलियम शेक्सपियर के लिए बोली थी। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, ये जो लाइन है आई एडमायर हिम यानी कि मैं बेन जॉनसन का सम्मान करता हूँ, इसमें जो ये हिम है ये बेन जॉनसन के लिए आया है। तो मैं बेन जॉनसन का सम्मान करता हूँ बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन मैं शेक्सपियर से प्यार करता हूँ, ये बोला था जॉन ड्रायडन ने। शेक्सपियर इज ए ड्रंकन सेवेज विथ सम इमेजिनेशन हुज प्लेस प्लीज ओनली इन लंदन एंड कैनेडा, ये बोला था वोल्टेयर ने। वोल्टेयर ने उन्हें बोला था कि शेक्सपियर तो एक ऐसे ड्रंकन सेवेज है, यानी कि एक ऐसे असभ्य व्यक्ति हैं विथ सम इमेजिनेशन, जिसकी सिर्फ कुछ इमेजिनेशन ही है, यानी कि जिसके जो प्लेज हैं वो इमेजिटिव है, इमेजिनेशन पर बने हुए हैं, और उसके जो प्ले हैं वो केवल लंदन और कनाडा के लोगों को ही खुश कर सकते हैं। ऐसा बोला था उनके लिए वोल्टेयर ने, उन्हें एक ड्रंकन सेवेज वोल्टेयर ने कहा था। ए टाइगर्स हार्ट ट्रैप्ड इन प्लेयर्स हाइट, ये उनके लिए बोला था रॉबर्ट ग्रीन ने। टाइगर और क्रो, जहाँ पर ये दो शब्द आए तो ये रॉबर्ट ग्रीन ने उनको बोला था। एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फीदर, ये भी रॉबर्ट ग्रीन ने। और ए टाइगर्स हार्ट ट्रैप्ड इन प्लेयर्स हाइट, ये भी रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के लिए बोला था। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, ये उन्हें कहा था जॉन मिल्टन ने। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम। When I read Shakespeare, I am struck with wonder that such tribal people should muse in such a lovely language। ये प्यारा सा कमेंट किया था D.H. लॉरेंस ने। D.H. लॉरेंस ने कहा था कि जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे सच ट्राइबल पीपल, ट्राइबल होता है जो बहुत ही तुच्छ हो, बहुत ही निम्न हो, कि किस तरह एक ट्राइबल पीपल शुड म्यूज इन सच ए लवली लैंग्वेज, इतनी प्यारी लैंग्वेज में म्यूज कर सकता है। तो ये उनको बोला था D.H. लॉरेंस ने। माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉस दी बाई चोसर और स्पेंसर और बिट ब्योमेंट लाई ए लिटिल फर्दर टू मेक दी ए रूम, और ये उनको बोला था बेन जॉनसन ने कि मेरे शेक्सपियर उठो। इफ़ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर, यदि हम जानना चाहते हैं, वी विश टू नो, हमारे जानने की इच्छा है, द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, ह्यूमन जीनियस को, यदि हम ह्यूमन जीनियस की क्या फोर्स हो सकती है, हम जानना चाहते हैं कि ये कितना ह्यूमन, कितना जीनियस हो सकता है, तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। ये उनके लिए बोला था विलियम हैजलिट ने। देयर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइम द क्राउन ऑफ क्राउन, ये उनके लिए बोला था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने, कि देयर शेक्सपियर, कि शेक्सपियर जो है जिनके फोरहेड पर क्राउन ऑफ क्राउन बैठा है, क्राउन ऑफ क्राउन रखा हुआ है। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं क्राउन को ब्राउन से, तो इस तरह शायद ये हमें याद रह जाएगा कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने उनके लिए बोला था।
दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड। दांते और शेक्सपियर ने जो है मॉडर्न वर्ल्ड को अपने आप में बांट लिया है और अब यहाँ पर कोई भी तीसरा नहीं है, ये बोला था टी.एस. इलियट ने। और इसको हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड का अगर एक मतलब मॉडर्न वर्ल्ड का जो फेमस पोइट है वो टी.एस. इलियट है, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड आए तो वहाँ पर जो है टी.एस. इलियट आएगा। तो यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड है ये। दांते और शेक्सपियर ने जो है मॉडर्न वर्ल्ड को अपने बीच में बांट लिया है और अब किसी तीसरे की वहाँ पर जगह नहीं है। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड, यानी कि इतना महान जीनियस, इतना महान व्यक्तित्व जो कि शायद ह्यूमन नेचर ने आज तक प्रोड्यूस नहीं किया है। ये जो बोला था, ये बोला था एस.टी. कोलरिज ने। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनक्रेनेशन टू द आई ऑफ गॉड, इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड, शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग, ये उनके लिए बोला था लॉरेंस ओलिवियर ने। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्ट, यानी कि ग्रेटेस्ट जीनियस में से एक ऐसा व्यक्ति जो कि कभी एग्जिस्ट करता है, तो ये उनके लिए बोला था होरेस वॉलपोल ने। होरेस वॉलपोल ने भी जो है उनको ग्रेटेस्ट जीनियस कहा था। हनी टंग्ड शेक्सपियर, हनी टंग्ड शेक्सपियर जॉन वीवर ने। जॉन वीवर ने उनके लिए बोला था कि हनी टंग्ड शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर की जो टंग है, शेक्सपियर की जो आवाज़ है वो हनी जैसी है, ये उनको बोला था जॉन वीवर ने। इंग्लैंड ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, ये उनको बोला था फ्रांसिस मैरिस ने कि इंग्लैंड के एक ग्रेट राइटर कॉमेडी में भी और ट्रेजेडी में भी। शेक्सपियर फॉल्ट इज नॉट द ग्रेटेस्ट इनटू विच ए पोइट मे फॉल, शेक्सपियर के जो फॉल्ट है वो इतने महान नहीं है कि जिसमें एक पोइट पोइट गिर जाए। एक पोइट के लिए वो इतने महान नहीं है शेक्सपियर के फॉल्ट। इट मेरली इंडिकेट्स द डेफिशिएंस ऑफ टेस्ट, ये उनके लिए बोला था डेनिस डायट रोट ने। शेक्सपियर इज ए सेवेज विद स्पार्क्स ऑफ जीनियस विच शाइन इन ए हॉरिबल नाइट, यानी कि जो शेक्सपियर है वो एक ऐसे सेवेज है विद स्पार्क, जहाँ पर सेवेज शब्द आए तो ये जो है यहाँ पर हमेशा वोल्टेयर ही रहते हैं। वोल्टेयर ने उनको ड्रंकन सेवेज बोला था और यहाँ पर भी जो है सेवेज उनको वोल्टेयर ने ही कहा है। शेक्सपियर एक ऐसे सभ्य है विद स्पार्क्स ऑफ जीनियस, जिसमें कि जीनियस की चिंगारी भी है, विच साइन इन ए हॉरिबल नाइट, जो कि एक हॉरिबल नाइट में भी चमकती है। यहाँ पर जो है वोल्टेयर ने उनकी प्रेज़ की है। जो पहला कमेंट उनका था उसमें उनके ऊपर जो है क्रिटिकली उन्होंने कमेंट किया था कि उनके तो जो प्ले हैं वो इमेजिनेशन पर बेस्ड है और उनके प्ले को केवल इंग्लैंड और कनाडा के लोगों को ही वो खुश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि शेक्सपियर के अंदर जीनियस की एक ऐसी चिंगारी है जो कि हॉरिबल नाइट में भी चमकती है। आई हैव ग्रेट रीज़न टू बी कंटेंट फॉर थैंक गॉड आई कैन रीड एंड परहैप्स अंडरस्टैंड शेक्सपियर टू हिज डेप्थ। जॉन कीट्स ने ये कहा था, जॉन कीट्स ने बोला था कि मेरे पास जो है भगवान को थैंक करने का पर्याप्त कारण है, मैं उन्हें थैंक कह सकता हूँ क्योंकि मैं शेक्सपियर को पढ़ सकता हूँ और केवल मैं उसे पढ़ ही नहीं सकता बल्कि मैं उसको गहराई से समझ भी सकता हूँ, ये कहा था जॉन कीट्स ने। शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड, ये उनके लिए बोला था जॉन ड्राइडन ने कि जो शेक्सपियर का मैजिक है वो कॉपी नहीं किया जा सकता, कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता, ये बोला था उनके लिए जॉन ड्राइडन ने। I have tried lately to read Shakespeare and found it so intolerable dull that it nauseated me. ये जो है कमेंट किया था चार्ल्स डार्विन ने उनके ऊपर। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि मैंने शेक्सपियर को लेट पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैंने जब उसे पढ़ा तो मुझे वो बहुत ही इनटॉलरेबल लगा, यानी कि असहनीय लगा कि मुझे उससे वॉमिटिंग आने लगी। इट नोसिएटेड मी, तो ये कमेंट किया था चार्ल्स डार्विन ने शेक्सपियर के ऊपर। शेक्सपियर वॉज द ग्रेट वन बिफोर अस, हिज प्लेस वॉज बिटवीन गॉड एंड डेस्पेयर, ये उनके लिए बोला था यूजिन आयंस्को ने। क्या बोला था उन्होंने कि शेक्सपियर जो है वो हमारे सामने एक ग्रेट वन है, एक महान व्यक्ति है और उसका जो स्थान है वॉज बिटवीन गॉड एंड डेस्पेयर, भगवान और निराशा के बीच का जो प्लेस है वो शेक्सपियर का है, और ये बोला था उनके लिए यूजिन आयंस्को ने।
I could say that Shakespeare surpasses literature altogether if I knew what I meant. वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ ने उनको कहा था कि मैं कह सकती हूँ कि शेक्सपियर ने जो है सरप्रेस कर दिया है लिटरेचर को, और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, यानी कि मैं जो कह रही हूँ मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ, मैं सही कह रही हूँ। तो और मेरे मतलब कहने का मतलब ये है, मैं ये कह सकती हूँ कि शेक्सपियर ने सब लिटरेचर को एक साथ सरप्रेस कर दिया है। He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। जो शेक्सपियर थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि पूरे मॉडर्न और यहाँ तक कि जो एनिसेंट पोइट्स थे उसमें सबसे महान यानी कि सबसे लार्जेस्ट और सबसे जो है कॉम्प्रहेंसिव साउल रहे हैं। शेक्सपियर वेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, सरप्राइजिंग एंड ग्रेटिफाइंग, ये उनके लिए बोला था एफ फिट्स जर्लैड ने। एफ फिट्स गैलार्ड ने उनके लिए बोला था कि शेक्सपियर वेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, सरप्राइजिंग एंड ग्रेटिफाइंग। अब कार्लाइल का भी एक कमेंट है, उन्होंने कहा था कि शेक्सपियर इज ग्रांडेस्ट थिंग वी हैव येट डन, कि शेक्सपियर जो है अब तक की हमारे द्वारा की गई चीज़ों में सबसे महान चीज़ है। इंडियन एम्पायर विल गो एट एनी रेट समडे, किसी भी कीमत पर जो है इंडियन एम्पायर हमारे हाथों से जा सकता है किसी दिन, बट किंतु दिस शेक्सपियर डज नॉट गो, यह जो हमारा शेक्सपियर है ये कहीं नहीं जाता है, ये हमेशा यहीं रहेगा। ही लास्ट फॉर एवर विद अस, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। वी कैन नॉट गिव अप आवर शेक्सपियर, हम अपने शेक्सपियर को गिव अप नहीं कर सकते, हम अपने शेक्सपियर को नहीं छोड़ सकते। यानी कि इंडियन एम्पायर तो हमारे हाथों से एक ना एक दिन चला ही जाएगा, लेकिन शेक्सपियर कहीं नहीं जाने वाला, ये कहा था कार्लाइल ने। शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरो, उनके लिए कमेंट क्या था रस्किन ने बोला था कि शेक्सपियर तो केवल हीरोइंस ही रखते हैं, यानी कि शेक्सपियर के प्ले में हमें केवल हीरोइंस ही मिलती है, कोई हीरो नहीं मिलता। ये कमेंट्स उनके लिए किया था रस्किन ने। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्रिटिकल कमेंट्स थे जो शेक्सपियर के ऊपर किए गए थे। ट्रेजिक फ्लो हमार्शिया, हमार्शिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सिन या फिर एरर, यानी कि कोई कमी, किसी इंसान के अंदर कोई कमी होना जिसकी वजह से जो है उसका ट्रेजिक फ्लो हो जाए, उसका ट्रेजिक एंड हो जाए, तो उसको जो है हमार्शिया कहते हैं। हमार्शिया जो है एक वर्ब से लिया गया है जिसको कहते हैं हेमेंटेनियन, जिसका मतलब होता है टू एरर और टू मिस द मार्क, यानी कि कोई गलती करना। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमार्शिया हीरो के ट्रेजिक फ्लॉ को कह सकते हैं। जो भी हीरो है वो किसी ना किसी फ्लो के कारण ही, उसके कैरेक्टर में कोई ना कोई कमी होती है जिसके कारण ही वो उसका फॉल होता है, उसका डाउनफॉल होता है। तो जो एज ए रिजल्ट ऑफ द फैटल फ्लो इट्स हीरो फॉल्स फ्रॉम ए हाई पोजीशन, यानी कि जो फैटल फ्लॉ होता है उसका फैटल फ्लो का जो रिजल्ट होता है उसी की वजह से जो हीरो होता है वो अपनी हाई पोजीशन से नीचे गिर जाता है, और विच यूजुअली लीड्स टू हिज और हर अनअवॉइडेबल डेथ, और वो अपनी डेथ की ओर चला जाता है, यानी कि वो मर जाता है। तो अब विलियम शेक्सपियर ने जितनी भी ट्रेजेडी लिखी है उनमें से जो है उनके जो ट्रेजिक हीरो रहे हैं उनका कोई ना कोई जो है हमार्शिया रहा है। तो वो क्या क्या रहा है और कौन से हीरो का, सबसे पहले बात करते हैं हम हेमलेट की। तो हेमलेट जो था, हेमलेट का जो ट्रेजिक फ्लो था वो था इनडिसिसिवनेस, इनएबिलिटी टू एक्ट, यानी कि वो निर्णय नहीं ले पाता था। जैसा कि एक उसकी सोलिलिक भी है कि वो बोलता है टू बी और नॉट टू बी, यानी कि मैं ये करूं या ना करूं। जब उसको चांस मिलता है उसके चाचा क्लोडियस को मारने का तो भी वो उसको नहीं मारता, यानी कि वो एकदम से डिसीजन नहीं ले पाता, वो सोचता रहता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनएबिलिटी टू एक्ट भी उसमें है, वो एक्ट नहीं कर पाता, वो कोई भी कार्य करने में इनएबल है। तो उसका जो यही रीज़न रहा है उसके कैरेक्टर में जिसकी वजह से जो है उसका ट्रेजिक एंड हुआ था, क्योंकि अगर वो सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाता और वो पहले ही जो है अपने अंकल क्लोडियस को मार देता तो शायद उसका ट्रेजिक एंड नहीं होता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और इसी वजह से जो है उसका ट्रेजिक एंड हो गया। नेक्स्ट जो हमारा हीरो है मैकबेथ का जो ट्रेजिक फ्लो जो हमारे रहा है वो रहा है एम्बिशन, क्योंकि मैकबेथ जो है एक बहुत ही मतलब ब्रेव सोल्जर दिखाया गया है, बहुत ही जो है वो लॉयल भी था किंग डंकन के प्रति। लेकिन जब 3 विचेस उसे मिलती है और वो प्रोफेसी करती है कि वो एक दिन राजा बनेगा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एम्बिशन जाग जाती है और इसी एम्बिशन को बढ़ाने का काम करती है उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ जो है उसको ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलती है जिससे कि वो किंग डंकन को मार दे, वो उसे कावर्ड बोलती है कि तुम तो कायर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मैकबेथ के अंदर कुछ एम्बिशन भी होती है और कुछ लेडी मैकबेथ जो है उसको
एक तरह से फोर्स करती है, तो उसकी एम्बिशन जो है उसका फैटल फ्लो का कारण बनती है, उसका हमाशिया बनती है। क्योंकि वो जो है एम्बिशन में ही किंग डंगन को मार देता है और फिर उसके बाद जो है उसके जो है हाथ यहीं नहीं रुकते। किंग डंगन को मारने के बाद वो बैंको को भी मारता है, मैकडफ को भी वो मारने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जो है उसका हमाशिया हो जाता है, उसका ट्रेजिक फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट है रोमियो। रोमियो को जो ट्रेजिक फ्लो रहा है वो रहा है इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस का मीनिंग होता है मतलब बिना कुछ सोचे समझे कर देना, आवेग में आकर कुछ भी कार्य कर देना। जैसे हेमलेट था, हेमलेट तो डिसीजन नहीं ले पाता था, लेकिन रोमियो बिना डिसीजन के ही काम कर देता था। जैसे वो दिखाते हैं स्टार्टिंग में कि वो किसी रोजालिंड से प्यार करता है और उसे लगता है कि रोजालिंड उसके लिए परफेक्ट मैच है, लेकिन जब वो जूलियट से मिलता है तो उसे एक ही रात में जूलियट से प्यार हो जाता है। और उसके बाद भी जो है वो हर चीज़ में जो है जल्दबाजी करता है, वो बिना कुछ सोचे समझे ही कार्य करता है। इम्पल्सिवनेस जो है जब वो जूलियट की डेड बॉडी देखता है तो वो बिना सोचे समझे ही खुद भी सुसाइड कर लेता है, और इसी तरह जो है उसका ट्रेजिक एंड भी होता है। तो रोमियो का जो ट्रेजिक फ्लो रहा है वो रहा है इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस की वजह से ही जो है उसका डाउनफॉल होता है। किंग लियर। किंग लियर की अगर हम बात करें तो किंग लियर को जो है फ्लैटरी का बहुत शौक था, यानी कि वो उसे लगता था कि जो है सब उसकी प्रशंसा करें, और इसी उसमें जो है जब उसकी छोटी बेटी उसकी प्रशंसा नहीं करती तो वो उसको राज्य से बाहर भी निकलवा देता है, और उसकी जो बेटियां उसकी झूठी प्रशंसा करती है, वो उनसे प्यार करता है, उनको अपने राज्य में जगह देता है, लेकिन बाद में क्या है वही उसको चीट कर देती है, वही उसको धोखा देती है। और किंग लियर का भी जो है लास्ट में जो है ट्रेजिक एंड होता है। तो किंग लियर का जो हमाशा रहा है वो रहा है फ्लैटरी, यानी कि वो चापलूसी पसंद करता था। एंटोनियो। जो एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा है उसमें जो एंटोनियो का ट्रेजिक फ्लो का रीज़न रहा है वो रहा है ओब्सेशन फॉर क्लियोपेट्रा। वो जो क्लियोपेट्रा के पीछे ही पड़ा रहता था। इनफैक्ट जब वॉर हुआ था तो वॉर में भी वो है जो लड़ाई छोड़कर क्लियोपेट्रा के पीछे पीछे चला गया था। मतलब एंटोनियो ने ये भी नहीं सोचा था कि उसके जाने के बाद क्या होगा, वॉर का क्या होगा। उसका जो ऑब्सेशन था क्लियोपेट्रा के प्रति वही जो है उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। बात करें हम कोरोलिनेस की, तो कोरोलिनेस का जो ट्रेजिक फ्लो का कारण बनता है वो बनता है उसका एरोगेंट। उसका जो सेल्फ प्राइड होता है, यानी कि वो अपने से ज़्यादा किसी को कुछ समझता नहीं, वो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो अपने आप को ही सब कुछ मानता है, और इसी उसमें जो है वो दुश्मनों से भी हाथ मिला लेता है। तो जो उसका एरोगेंट था वही जो है उसके ट्रेजिक फ्लो का रीज़न बनता है। जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का जो हमाशा रहा है वो रहा है एक्सेसिव सेल्फ प्राइड, यानी कि उसे सेल्फ प्राइड बहुत ज़्यादा था। जब उसको जो है एक मतलब भविष्यवाणी भी की गई थी कि वो जो डेट है, जिस डेट को जूलियस सीजर की डेथ होती है, कि वो उसके लिए सही नहीं है, और उसकी जो वाइफ है कल्पूर्निया वो भी उसको रोकती है, अपने ड्रीम के बारे में बताती है, लेकिन जूलियस सीजर तो हंसकर जो है उसकी बात को टाल देता है और उसे बेवकूफ़ बताता है कि ड्रीम वगैरह ये कुछ नहीं होते। मतलब सीजर जो है किसी की बात नहीं सुनता, उसको जो है काफ़ी संकेत मिलते हैं कि वो उस दिन घर से बाहर ना जाए, लेकिन नहीं, वो अपने सेल्फ प्राइड के चक्कर में जो है घर से बाहर निकल जाता है, और जो है उसका ट्रेजिक एंड होता है। ओथेलो। ओथेलो को जो ट्रेजिक एंड था उसका रीज़न रहा है उसकी ज्वेलसी, क्योंकि उसको लगता था कि जो उसकी वाइफ है वो उसके प्रति फेथफुल नहीं है। डेस्डेमोना जो उसकी वाइफ का नाम था, तो डेस्डेमोना उसके प्रति फेथफुल नहीं है। यागो उसको भड़काता है और वो उसकी मतलब उसकी बातों में आ जाता है, और उसकी बातों में आकर वो अपनी वाइफ पर ही जो है वो शक करने लगता है, और उससे ज्वेलसी होने लगती है कि डेस्डेमोना जो है किसी और से मिल रही है, किसी और से बातें कर रही है। और इसी ज्वेलसी के चक्कर में, इसी इग्नोरेंट के चक्कर में क्या है कि वो अपनी वाइफ को मार देता है, और बाद में उसका भी जो है ट्रेजिक एंड हो जाता है। तो ये थे कुछ ट्रेजिक फ्लो के रीज़न कि किस तरह जो है ट्रेजिक हीरो जो रहे हैं शेक्सपियर के, उनका डाउनफॉल हुआ है। इम्पोर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर्स के प्ले की जो इम्पोर्टेंट फीमेल कैरेक्टर रही हैं, आज हम उनके बारे में बातें करेंगे। जैसे कि रस्किन जी ने भी बोला है कि शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़। तो जो शेक्सपियर की प्ले में हीरोइंस रही हैं वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट पार्ट उनका रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी प्ले में कौन सी हीरोइन उनकी रही है। एज़ यू लाइक इट। एज़ यू लाइक इट में हमें जो मेन उसकी हीरोइन है वो है रोजालिंड, और रोजालिंड की बहन है सीलिया। तो इसमें जो है दो कैरेक्टर हैं, ये जो मेन कैरेक्टर हैं रोजालिंड और सीलिया। नेक्स्ट ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में जो है वायला और ओलिविया। वायला जो है इसकी मेन हीरोइन है, और ओलिविया। मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है पोर्शिया। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में हमें देखने को मिलती है हार्मिया और हेलेना।
और टाइटेनिया भी जो है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है। द टेम्पेस्ट की जो हीरोइन है वो है मिरांडा। मच एडो अबाउट नथिंग की जो हीरोइन है वो है बेट्रिक और हीरो। वहाँ पर जो है हमें 2 फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलती है। कौन कौन सी? बेट्रिक और हीरो। विंटर्स टेल में भी जो है हमें 2 फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलती हैं, प्रेडिटा और पोलिना विंटर्स टेल में। ओथेला की जो हीरोइन है वो है डेस्डेमोना, और ओथेला में हमें इमिलिया भी देखने को मिलती है, इमिलिया और डेस्डेमोना जो है मेन हीरोइन है, जो कि ओथेलो की वाइफ है। हेमलेट में भी जो है 2 लेडी हैं, ओफेलिया और जर्ट्रूड। ओफेलिया जो है हेमलेट की बिलव्ड है और जर्ट्रूड हेमलेट की मदर है। एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा की हीरोइन है क्लियोपैट्रा। मैकबेथ की हीरोइन है लेडी मैकबेथ। और कॉमेडी ऑफ एरर्स की जो हीरोइन है वो है एड्राइना। द टेमिंग ऑफ द शू में हमें देखने को मिलती है बियंका। और किंग लियर में जो है 3 हीरोइन है, रीगन, कोर्डेलिया और जो गोनेरिल। रेगन, कोर्डेलिया और गोनेरिल, ये किंग लियर की तीनों डॉटर्स हैं। सिम्बलाइन में हमें देखने को मिलती है इमोगेन। ट्रोलियस एंड क्रेसिडा की हीरोइन है क्रेसिडा। मेजर फॉर मेजर में है इसाबेल। 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसकी जो हीरोइन है उसका नाम है जूलिया। रोमियो एंड जूलियट में जो हीरोइन है वो है जूलियट। और टाइटस एंड्रोनिकस की जो हीरोइन है वो है लाविनिया। लाविनिया जो है ट्रेजिक, एक तरह से ट्रेजिक हीरोइन है टाइटस एंड्रोनिकस की, जिसका ब्रूचुअली रेप किया जाता है, जिसके हाथों को और जिसकी जो टंग है उसको काट दिया जाता है। तो ये बहुत ही ट्रेजिक हीरोइन रही है इस ट्रेजिडी की, टाइटस एंड्रोनिकस। और जो टाइटस एंड्रोनिकस है वो ब्लड शेड ट्रेजिडी है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड, बहुत ज़्यादा जो है वॉयलेंस दिखाई गई है टाइटस एंड्रोनिकस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस थे, और इंपॉर्टेंट प्लेस की जो फीमेल कैरेक्टर्स रही हैं उनकी मेन वो सब थी। हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल। हम लोग विलियम शेक्सपियर की सीरीज़ कर रहे हैं, और इसी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैरेक्टर ऑफ प्ले इन डिस्गाइज, यानी कि विलियम शेक्सपियर के वो कैरेक्टर जिन्होंने किसी न किसी का रूप लिया है, यानी कि जिन्होंने अपना एक तरह से भेष बदला है, रूप अपना जो है उन्होंने बदला है। तो वो कौन कौन थे, कौन से प्ले में वो हमें देखने को मिलते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमें देखने को मिलती है कि जो पोर्शिया है, यानी कि मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो मेन कैरेक्टर है, हीरोइन है जो पोर्शिया, वो जो है एक लॉयर का रूप लेती है। एक लॉयर का रूप लेती है जिसका नाम होता है बाल्थज़र, यानी कि वो अपना नाम रखती है बाल्थज़र, ताकि वो केस लड़ सके। और नेरिशा जो मर्चेंट ऑफ वेनिस में ही है, नेरिसा जो है उसकी क्लर्क बनती है, यानी कि पोर्शिया और नेरिसा जो है दोनों ही एक पुरुष का रूप लेती है। पोर्शिया बनती है लॉयर बाल्चर, और नेरिसा बनती है उसकी क्लर्क। ट्वेल्थ नाइट की जो हीरोइन है वोयला, वोयला भी जो है एक मैन का रूप लेती है, एक पुरुष का रूप वो धारण करती है, जिसका नाम होता है सिजेरियो। वो अपना नाम सिजेरियो रखती है क्योंकि वोयला जब अपने भाई के साथ सबस्टेन के साथ आ रही थी एक शिप में, तो उनका शिप डूब गया था, और वोयला को लगा था कि उसका भाई जो है वो मर चुका है। तो शायद अपनी सेफ्टी के लिए वोयला ने अपना जो है वो रूप बदल लिया था, और वो एक आदमी बन गई थी, और उसने अपना नाम सिजेरियो रख लिया था। एज यू लाइक इट में जो है 2 लड़कियां हैं, रोजालिंड और सीलिया, वो दोनों ही अपना भेष बदलती है, अपना रूप बदलती है। रोजालिंड अपने चाचा से बचने के लिए जो है अपने आप को चेंज करती है, वो एक लड़का बन जाती है और अपना नाम रखती है गैनेमेडे। और सीलिया जो है एलिना का रूप लेती है। सीलिया जो अपना रूप चेंज करके अपना नाम एलिना रखती है, और वो दोनों जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाती है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में वो दोनों भाग जाती हैं। किंग लियर की बात करें तो जो एडगर है वो एक बैगर का रूप लेता है। एक बैगर वो बन जाता है जिसका नाम जो है पुअर टॉम होता है। और कैंट होता है एक, तो कैंट जो है किंग लियर के पास रहने के लिए, ताकि वो किंग लियर की सेवा कर सके, किंग लियर के वो नज़दीक रह सके, तो वो अपने आप को बदल लेता है एक सर्वेंट के रूप में, और वो अपना नाम रखता है कैयस वो अपना नाम रखता है, वो एक सर्वेंट बन जाता है ताकि वो किंग लियर के पास रह सके। मेजर फॉर मेजर में जो है विंसेंटियो अपना रूप चेंज करके फ्रायर लोडोविक बन जाता है। सिम्बेलाइन में भी जो है इमोगेन और बेलारियस है। इमोगेन जो है अपना रूप चेंज करती है, वो पेस फिडल बनती है, और बेलारियस मोर्गन। इसके बाद जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में ही एक और कैरेक्टर है जेसिका। तो जेसिका जो है अपना रूप बदलती है ताकि वो अपने लवर के साथ भाग सके, अपने लवर के साथ वो शादी कर सके, अपने फादर के डर से, क्योंकि उसके फादर जो है अलाउ नहीं करते। तो जेसिका जो है एक टॉर्च बियरर बॉय का रूप वो लेती है अपने लवर के साथ एलोप करने के लिए। तो ये कुछ प्लेस
के कैरेक्टर थे जो कि डिस्गाइज होते हैं, जो कि अपना रूप चेंज करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम शेक्सपियर की सीरीज़ कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है शेक्सपियर की कोलैबोरेशन वर्क, यानी कि शेक्सपियर के ऐसे वर्क जो उन्होंने किसी के साथ कोलैबोरेट किए हैं, किसी के साथ मिलकर लिखे हैं। तो वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस जो प्ले लिखा था वो शेक्सपियर ने जॉर्ज पीले के साथ मिलकर लिखा था। जॉर्ज पीले के साथ मिलकर टाइटस एंड्रोनिकस शेक्सपियर ने लिखा था। हेनरी सिक्स्थ। हेनरी सिक्स्थ में जो है शेक्सपियर का साथ निभाया था थॉमस मिडल्टन ने। टाइमन ऑफ एथेंस। टाइमन ऑफ एथेंस भी जो है शेक्सपियर ने मिडल्टन के साथ लिखा था। थॉमस मिडल्टन के साथ जो है शेक्सपियर ने काफ़ी सारे प्लेज लिखे हैं। पेरिकल्स। पेरिकल्स की अगर हम बात करें तो पेरिकल्स के साथ जो है विलियम शेक्सपियर के साथ जो है पेरिकल्स लिखा था जॉर्ज विल्किंस ने। जॉर्ज विल्किंस। एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड जो है थॉमस किड और विलियम शेक्सपियर ने मिलकर लिखा था। विलियम शेक्सपियर ने लगभग 40% जो है इस प्ले का पार्ट लिखा था। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 थॉमस नेस्ट के साथ लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। मैकबेथ में भी जो है मिडल्टन ने कुछ म्यूजिक सीन दिए थे। मिडल्टन ने भी जो है मैकबेथ में थोड़े बहुत म्यूजिक सीन दिए थे। और मेजर फॉर मेजर और ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ये जो प्ले हैं ये मिडल्टन के साथ विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। तो थॉमस मिडल्टन के साथ जो है विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी सारे प्लेस लिखे हैं। कौन कौन से? ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, मैकबेथ, टाइमन्स ऑफ एथेंस और हेनरी सिक्स्थ। ये जो 5 प्लेस हैं ये विलियम शेक्सपियर ने थॉमस मिडल्टन के साथ लिखे हैं। कार्डेनियो। कार्डेनियो जो एक लॉस्ट प्ले है वो जो है जॉन फ्लेचर के साथ विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। हालांकि ये जो प्ले है ये क्लोज्ड प्ले है। हेनरी एट्थ भी जो है विलियम शेक्सपियर ने जॉन फ्लेचर के साथ लिखा था। और द टू नोबल किंग्समैन ये भी जॉन फ्लेचर के साथ लिखा था। तो जॉन फ्लेचर के साथ भी जो है विलियम शेक्सपियर ने 3 प्ले लिखे हैं, कार्डेनियो, हेनरी एट्थ और द टू नोबल किंग्समैन। बाकी मिडल्टन के साथ उन्होंने 5 प्ले लिखे हैं और कुछ और प्ले जो उन्होंने थॉमस किड, थॉमस नेस, जॉर्ज विल्किंस, जॉर्ज पीले के साथ लिखे हैं। हम कुछ इम्पोर्टेंट सीन देखेंगे जो कि शेक्सपियर के प्ले में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है द बालकनी सीन। जो ये बालकनी सीन है ये रोमियो एंड जूलियट में आया था। द स्टॉर्म सीन। स्टॉर्म सीन जो तूफान का सीन आया था वो किंग लियर में आया था। और द होवेल सीन। और होवेल सीन भी किंग लियर में आया था। होवेल सीन में जब किंग लियर जब स्टॉर्म आता है तो जो किंग लियर हैं वो होवेल में जाने से मना कर देते हैं। तो ये दोनों सीन जो है किंग लियर में आए थे। और एवस ड्रॉपिंग सीन। एवस ड्रॉपिंग सीन जो है वो लव स्लेवर्स लॉस्ट में आया था। द शिपरैक सीन। शिपरैक सीन आया था टेम्पेस्ट में। टेम्पेस्ट में जब स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है समुद्र में, तो वहाँ पर जो है उनका शिप डूब जाता है। तो शिपरैक सीन आया था द टेम्पेस्ट में। अभी कुछ इंपॉर्टेंट सीन है जो हेमलेट में आए थे। ग्रेव डिगर सीन, द ननेरी सीन, द क्लोजेट सीन, प्ले विद इन प्ले और द फेंसिंग सीन। ये जो सीन है ये हेमलेट में आए थे। ग्रेव डिगर तो जो है कॉमिक रिलीफ के लिए आया था। द ननेरी सीन जब आया था जब हेमलेट को जो ओफेलिया है वो उसके गिफ्ट्स वगैरह वापस देने आती है अपने फादर के कहने पर। क्लोजेट सीन में दिखाते हैं कि हेमलेट जो है गलती से ओफेलिया के फादर को मार देता है। उसे लगता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस छिपा हुआ है। वो अपनी माता से मिलने रूम में आया था तो उसे पर्दे के पीछे एहसास होता है कि शायद कोई छिपा हुआ है और वो उसको बिना देखे ही मार देता है। उसे लगता है कि शायद ये क्लॉडियस है, लेकिन वो क्लॉडियस नहीं होते बल्कि वो ओफेलिया के फादर थे। प्ले विद इन प्ले। प्ले विद इन प्ले भी जो है हेमलेट में आया था। जब हेमलेट अपने स्टेप फादर के जो एविल थी उनको एक्सपोज करने के लिए एक प्ले वहाँ पर खेलता है, यानी कि एक प्ले जो है एक ड्रामा वहाँ पर क्रिएट करता है। माउस ट्रैप प्ले भी उसको कहा जाता है। द फेंसिंग सीन। फेंसिंग का मतलब होता है एक तरह का मतलब जहाँ पर जो लड़ाई करते हैं, जहाँ पर जो कुश्ती करते हैं या फिर तलवारबाजी करते हैं, तो फेंसिंग उसको बोलते हैं ग्राउंड को। तो द फेंसिंग सीन भी हेमलेट में आया था लास्ट में, जहाँ पर कि हेमलेट की और हेमलेट जिससे लड़ाई करता है उसकी ओफेलिया के भाई की दोनों की डेथ हो जाती है। अब जो है सीन देखते हैं हम मैकबेथ के।
मैकबेथ में भी जो है काफ़ी सारे सीन आए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे द ड्रैगर सीन, द पोर्टर सीन, द स्लीप वॉकिंग सीन, द बैंकेट सीन, विचिस प्रोफेसी, ये सब जो है मैकबेथ में आए थे। जो पोर्टर सीन है वो पोर्टर तो कॉमिक रिलीफ के लिए है, स्लीप वॉकिंग सीन लेडी मैकबेथ के ऊपर किया गया है, और बैंकेट सीन और विचिस प्रोफेसी भी जो है मैकबेथ में हमें देखने को मिलती हैं। थ्री विचिस जो है हमें मैकबेथ में देखने को मिलती हैं। तो ये जो सीन है ये हमें मैकबेथ में देखने को मिलते हैं। द ट्रायल सीन जो है यानी कि कोर्ट का सीन जो था वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में आया था। द स्टैचू सीन और द बियर अटैकिंग सीन, ये दोनों सीन हमें विंटर टेल में देखने को मिलते हैं। द टूथ एक्ट सीन जो है वो हमें मच एडो अबाउट नथिंग में देखने को मिलता है। और फैंटम बैंकेट सीन हमें द टेम्पेस्ट में देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स थे जो कि शेक्सपियर की प्ले में है, और इनमें से जो है पूछ भी लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ज़्यादातर जो है मैकबेथ और हैमलेट के सीन पूछे जाते हैं, बाकी भी जो है इम्पोर्टेंट है, हमें देख लेने चाहिए।